हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैक वॉरियर में। जैसा कि आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आज आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, एनर्जी इंटरेक्शंस। ओके, चैप्टर 2। एनर्जी इंटरेक्शंस। जिसमें बेसिकली हम लोग हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान पूछे जाते हैं। बस आप एक बार सभी चीज़ें को समझ जाएंगे तो फिर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में देखेंगे। वर्क होता क्या है, ठीक है। जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं कि वर्क कब होगा, जब किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि वहां पर वर्क हुआ है। उसी तरह थर्मोडायनामिक्स में हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कब हम लोग समझेंगे कि किसी भी सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो पहले आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, कब होगा ये देखिए, इफ द कंप्लीट इफेक्ट ऑन थिंग्स। उस सिस्टम पे उस सिस्टम का जो कंप्लीट इफेक्ट होगा, तो कंप्लीट इफेक्ट कहां, तो देखिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी सिस्टम के बाहर उसका इफेक्ट होना चाहिए। सिस्टम के अंदर कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट सिस्टम के बाहर कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। हो सकता है कि सिस्टम के बाहर वेट रेज हो रहा हो, अप एंड डाउन हो रहा हो वेट, या एक्चुअली में वेट रेज नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इफेक्ट हो रहा होगा उसे हम लोग रेजिंग ऑफ वेट्स के बराबर करते हैं। तो देखिए किसी भी सिस्टम के द्वारा वर्क तभी होगा जब उस सिस्टम का इफेक्ट आपको कुछ बाहर दिखे, उस सिस्टम के कारण उस कुछ इफेक्ट बाहर आपको शो हो रहा है सिस्टम के बाहर, तब आप कहेंगे कि हाँ उस सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है। अगर सिस्टम के बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। अंदर में कुछ भी हो, ठीक है, डजंट मैटर, अंदर में कुछ भी हो रहा हो, अंदर में मान लीजिए दो बॉडी के बीच हीट ट्रांसफर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो अंदर में सिस्टम के अंदर में, लेकिन जब तक उसका इफेक्ट बाहर में नहीं दिखे, सिस्टम के बाहर शो नहीं हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क नहीं होगा। बाहर शो होने का मतलब बाहर कुछ भी हो सकता है, वेट रेज हो सकता है या वेट रेज नहीं भी हो सकता है, उसके बदले कोई दूसरा चीज हो रहा होगा, लेकिन उसे हम लोग रेजिंग ऑफ वेट्स के ही तौर पे देखेंगे। ओके, तो यही है आपका थर्मोडायनामिक वर्क। अब थोड़ा सा यहां पर फिगर से समझिए। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पे एक बैटरी है, दिस इज द बैटरी, और यहां पे आपका मोटर लगा हुआ है, दिस इज द मोटर। ओके, और यहां से बैटरी से ये मोटर कनेक्ट है, बैटरी से ये मोटर देखिए कनेक्टेड है। ओके, दिस इज द मोटर। ओके, अब यहां देखिए क्या होगा, और बाहर में यहां पर मान लीजिए एक फैन लगा हुआ है, बहुत ही घटिया फिगर बन गया।
ओके, कोई बात नहीं। ये मान लीजिए फैन है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को सिस्टम मान रहा हूं मैं। इस पूरे को आप सिस्टम मान लीजिए, दिस इज द सिस्टम। तो देखिए सिस्टम के बाहर में यहां पर क्या हो रहा है, आप इस फिगर में देख रहे हैं कि सिस्टम के बाहर फैन है, फैन चल रहा है, मतलब सिस्टम के बाहर कुछ इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वेट रेज हो। अब वेट रेज वाला भी एक देख लीजिए फिगर। दिस इज द बैटरी, यहां पर मोटर कनेक्ट है। दिस इज द मोटर। और यहां पर देखिए, यहां पर एक वेट लगा हुआ है, दिस इज द वेट। और ये आपका पूरा सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम। इसे आपने सिस्टम मान लिया। तो यहां पर देखिए क्या होगा, दोनों फिगर को आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फिगर में देखिए वेट रेज हो रहा है, बट एक फिगर में यहां पे फैन लगा हुआ है, यहां पे वेट रेज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा इसे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं कि ये रेजिंग ऑफ वेट्स के ही बराबर है। या यदि आप नहीं मानना चाह रहे हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप बस ये देखिए सिस्टम के बाहर कुछ इफेक्ट शो हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ सर, सिस्टम तो आपने ये माना है, सिस्टम के बाहर फैन चल रहा है। और ये फैन किसके कारण चल रहा है, तो सिस्टम के अंदर जो बैटरी और मोटर है उसके हेल्प से आपका फैन चल रहा है, यानी सिस्टम का ही इफेक्ट बाहर दिख रहा है आपको। तो आप क्या कहेंगे कि यस सर बिल्कुल यहां पर वर्क होगा, यहां पर सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। वही चीज यहां पर भी है, देखिए दिस इज द सिस्टम। और सिस्टम के बाहर देखिए वेट रेज हो रहा है, वेट अप एंड डाउन होगा, रेज हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है। या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि सिस्टम के बाहर उसका इफेक्ट दिख रहा है, वेट रेज हो रहा है, दैट मीन्स इस सिस्टम के द्वारा यहां पर वर्क होगा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको इफेक्ट देखना है, और वो भी कहां, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर देखना है, एक्सटर्नल टू द सिस्टम। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। मैं आपको दो फिगर यहां पे और बनाता हूं, क्योंकि ये चीजें पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। दिस इज द मोटर, ये आपका बैटरी, मान लीजिए कि यहां पे वेट लगा हुआ है। ओके, अब यहां पर देखिए ये वेट रेज हो रहा है, दिस इज द वेट। अब सेम फिगर में यही फिगर यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका बैटरी, ये आपका मोटर, दिस इज द बैटरी।
ओके, और यहाँ पर आप देखिए वेट कनेक्टेड है। ओके चलिए, अब यहाँ पे देखिए, तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने सिस्टम जो माना था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिस्टम को दूसरा मानेंगे, ठीक है। दैट मीन्स मान लीजिए कि अब आप यहाँ पे सिर्फ इसको सिस्टम मानिए, सिर्फ हम लोग बैटरी को सिस्टम मानते हैं। इसमें आपका ये सिस्टम हो गया, ठीक है। और इस फिगर में, लास्ट फिगर में हम लोग क्या करेंगे, पूरे को सिस्टम मान लेंगे। इस पूरे को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, दिस इज द सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि मैंने आपको क्या बताया कि सिस्टम के बाहर जब इफेक्ट शो हो रहा होगा सिस्टम के कारण, ठीक है, तब हम कहेंगे कि सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है या वर्क हो रहा होगा। लेकिन इस लास्ट फिगर में आप क्या देख रहे हैं, आपने पूरे को सिस्टम मान लिया है। तो जो कुछ भी हो रहा है सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। देखिए सिस्टम के अंदर वेट रेज हो रहा है, ठीक है, बट वो अंदर में है, सिस्टम के अंदर है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि यहां पर वर्क नहीं हो रहा है, सिस्टम के द्वारा कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो आप यहां पर लिख दीजिए नो वर्क। ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है, नो वर्क। अब इस फिगर में आइए, सिस्टम आप देख रहे हैं ये वाला सिस्टम है, लेकिन सिस्टम के बाहर वेट रेज हो रहा है, इसका इफेक्ट शो हो रहा है बाहर में। दैट मीन्स यहां पर वर्क होगा, यहां पर वर्क होगा। ओके, आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्क कब कहेंगे, किसी भी सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है या नहीं हम लोग कब कहेंगे, ये अब आपको समझ में आ चुका है। अब यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ वर्क यदि हमें डिसाइड करना पड़े, ठीक है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको 4 फिगर बताया है, चारों फिगर में आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ वर्क हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वर्क के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बाउंड्री चेक करना है, ठीक है, आपको बस बाउंड्री चेक करना है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए फर्स्ट फिगर के लिए ये जो बाउंड्री है ये वाला, ये बाउंड्री किसको कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये बाउंड्री शाफ्ट को कट कर रहा है, ये शाफ्ट है ना जी, तो ये बाउंड्री शाफ्ट को कट कर रहा है। तो दैट मीन्स आप इसे सिंपली बोल देंगे कि ये शाफ्ट वर्क हुआ। यहां पर जो वर्क होगा उसे हम लोग शाफ्ट वर्क कहेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क देखने के लिए आप क्या कीजिए, बाउंड्री पे जाइए और देखिए कि बाउंड्री किसको कट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर बोलेंगे कि कौन सा वर्क होगा। सेकेंड फिगर में भी क्या होगा जी, शाफ्ट वर्क ही होगा, शाफ्ट वर्क। अब चलते हैं थर्ड फिगर में, यहां पर देखिए, तो इस थर्ड फिगर में आप क्या देख रहे हैं, सिस्टम तो ये है, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर बैटरी है, तो इससे देखिए आपका, इससे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा जी, निकलेगा ना। तो यहां पर जब आप बाउंड्री चेक करेंगे तो ये बाउंड्री किसको कट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको कट कर रहा है। तो हम लोग यहां पर कह देंगे कि ये जो वर्क होगा इसे इलेक्ट्रिक वर्क कहा जाए, इलेक्ट्रिक वर्क। ओके, तो इस वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क कह देंगे। ओके चलिए, अब यहां पर देखिए, अब आप एक चीज नोटिस किए होंगे वर्क के डेफिनेशन में ही, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज कि जब सिस्टम के बाहर इफेक्ट शो होगा तब हम लोग कहेंगे कि हाँ वर्क हुआ है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप देखिए कि किसी भी सिस्टम के द्वारा वर्क तभी होगा जब वहां पर सिस्टम के बाउंड्री को कोई चीज क्रॉस किया हो, मतलब सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस करके ही वर्क मिलेगा आपको। यहीं पर देखिए इस फिगर में ये सिस्टम का बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को क्रॉस किया गया है ना, और बाहर इसका इफेक्ट दिख रहा है। तो जब तक सिस्टम से बाहर नहीं निकलिएगा उसका इफेक्ट देखने के लिए,
तब तक तो आपको वर्क नहीं मिलेगा। यानी वर्क तभी मिलेगा जब ये बाउंड्री को क्रॉस करे। बाउंड्री क्रॉस करना बहुत जरूरी है, सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जब बाउंड्री क्रॉस होगा तभी तो बाहर आपको इफेक्ट दिखेगा। तो वर्क ट्रांसफर तभी मिलेगा जब वहां पर बाउंड्री क्रॉस हुआ हो। ठीक है, वर्क ट्रांसफर अकर्स ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री। जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी आपको वर्क ट्रांसफर मिलेगा। ओके, तो चलिए मैं इस सेंटेंस को यहां पे लिख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। वर्क ट्रांसफर occurs only when it crosses the boundary। जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी आप बोलेंगे कि वर्क ट्रांसफर हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वर्क ट्रांसफर एक बाउंड्री फेनोमेनन है, बाउंड्री से ये रिलेटेड है, बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वर्क ट्रांसफर इज कॉल्ड बाउंड्री फेनोमेनन। इज कॉल्ड बाउंड्री फेनोमेनन। तो ये चीज आप याद रखेंगे, वर्क ट्रांसफर एक बाउंड्री फेनोमेनन है। वर्क ट्रांसफर तभी होगा, तभी पॉसिबल है जब ये बाउंड्री को क्रॉस करे। बाउंड्री क्रॉस होगा तभी आपको वर्क ट्रांसफर मिलेगा। आई होप कि अब आपको ये चीज पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर का मतलब क्या है जी, कि वर्क ट्रांसफर कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, और ये आपका सराउंडिंग है। सराउंडिंग्स। तो यदि सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा हो, सिस्टम के द्वारा यदि वर्क डन हो रहा है वहां पर, ठीक है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। या दूसरे केस में एक केस ये भी हो सकता है कि कोई सिस्टम है और अब दूसरे केस में ये भी पॉसिबल है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा हो, सिस्टम पे वर्क हो रहा हो। दो केस पॉसिबल है। पहला केस सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा हो, एंड सेकेंड केस में आप क्या देख रहे हैं, सेकेंड फिगर में, जब सिस्टम पर वर्क हो रहा हो। तो देखिए, जब सिस्टम के द्वारा वर्क हो तो उस टाइम वर्क पॉजिटिव होता है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम के द्वारा वर्क डन होगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ऐसा क्यों जी? आप खुद सोचिए ना, आपके पास जो सिस्टम है वो सिस्टम वर्क दे रहा है, आपको वर्क दे रहा है, तो आपको कुछ मिल रहा है, तो फायदे की बात है ना, आपको कुछ मिल रहा है, तो आपको वर्क मिल रहा है सिस्टम से, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन यदि सिस्टम पे वर्क हो रहा हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इसे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये निगेटिव होगा। आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, निगेटिव। ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप क्या करते हैं, आपको वर्क्स देना पड़ता है, पावर सप्लाई करना पड़ता है आपको, तो वो आपके लिए क्या है, निगेटिव है। आपको देना पड़ रहा है ना जी, आपके पॉकेट से जा रहा है, तो आपके लिए क्या हुआ, निगेटिव ही तो हुआ, तो निगेटिव होगा। जब हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव, वो वर्क निगेटिव हो जाएगा। अब दोनों का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो
इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जिस एग्जाम्पल में सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा हो, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो टरबाइन है जी, टरबाइन। ठीक है, टरबाइन में आप क्या देखते हैं, आपको वर्क मिलता है। ठीक है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा, कंप्रेसर बोल सकते हैं आप, कंप्रेसर, उसमें आपको वर्क डन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब देखिए क्या है, जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। यहां पर ध्यान देना है, क्लोज सिस्टम को ही हम लोग नॉन फ्लो सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम को ही हम लोग क्या कहेंगे जी, नॉन फ्लो सिस्टम। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स फ्लो पॉसिबल नहीं है ना जी। फ्लो का मतलब क्या है, जहां पर मास ट्रांसफर हो, मास एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो, उसे ही तो आप फ्लो कहते हैं। तो क्लोज सिस्टम में तो मास का ट्रांसफर हो नहीं रहा है, दैट मीन्स उस सिस्टम को हम लोग नॉन फ्लो सिस्टम भी कहेंगे। तो अब हमें देखना है कि क्लोज सिस्टम वर्क का जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होगा, दैट मीन्स फॉर्मूला आपको निकालना है यहां पे। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन होगा माय डियर यहां पर, तो देख लीजिए। देखिए, मैं यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना रहा हूं। ये सिलेंडर है, दिस इज द पिस्टन। ओके, अब यहां देखिए, तो इस सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम है आपका, तो सिस्टम के अंदर कोई सब्सटेंस होगा, कुछ तो वर्किंग सब्सटेंस होगा, एंड दिस इज योर सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा ये, क्लोज सिस्टम है। मैंने आपको बताया था कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में यदि भाल्व नहीं लगा हुआ हो तो वो क्लोज सिस्टम होगा, तो ये क्लोज सिस्टम है। अब यहां देखिए, इस पिस्टन का जो एरिया है, पिस्टन का एरिया मान लीजिए ए है, एरिया ए, और यहां पर सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस इस पिस्टन पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पी, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पी। तो इस प्रेशर के कारण क्या होगा, पिस्टन डिस्प्लेस होगा। तो मान लीजिए कि आपका पिस्टन यहां पर आ गया, मान लीजिए पिस्टन यहां पर आ गया, दैट मीन्स ये कितना डिस्प्लेस किया है, इस डिस्टेंस को आप dx मान लीजिए, dx, दिस डिस्टेंस इज dx। जब प्रेशर अप्लाई हुआ है सब्सटेंस के द्वारा तो पिस्टन dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहां पे, हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है जी, फोर्स बाय एरिया। तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स निकल गया P इंटू ए। अब चूंकि हमें यहां पर वर्क निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है dx, ये किसी गिवन टाइम इंटरवल में होगा। आप कोई टाइम इंटरवल में ये चीज देख रहे होंगे, वो टाइम इंटरवल कम होगा। पहले पिस्टन इस पोजीशन पर था, कुछ देर के बाद यहां पर आ गया, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद ये आगे बढ़ेगा। तो आप किसी टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, तो यहां पर जो वर्क मिलेगा वो स्मॉल वर्क मिलेगा, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट जो देख रहे हैं dx, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने लिया है किसी टाइम इंटरवल में। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि यही डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा वहां पर पूरा पूरा सिस्टम के लिए, तो आपने बस एक एज्यूम किया है। तो यहां पे वर्क भी क्या मिलेगा, हमें स्मॉल वर्क मिलेगा। तो स्मॉल वर्क को आप कैसे लिखेंगे, तो आप उसे लिखेंगे dw करके लिखेंगे, या
डेल डब्ल्यू लिखेंगे और इस डी को मैं कट कर रहा हूं। अब ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग, डी को कट करके क्यों लिखते हैं या डेल्टा से हम लोग क्यों दिखाते हैं इसमें वर्क में, ये मैं आपको बताऊंगा, बस कुछ देर वेट कर लीजिए, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, फोर्स, फोर्स को आप क्या लिखेंगे, P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, dx, यही है ना। चलिए अब यहां से देखिए, A इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर पिस्टन, इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर कर दीजिएगा तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जब कीजिएगा तो ये क्या मिल जाएगा आपको, चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। ओके, तो देखिए यहां से, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। अब यहां पर हमें टोटल वर्क चाहिए तो क्या करेंगे जी, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क के लिए हम लोग डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। यानी वर्क इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, पी डी वी का इंटीग्रेशन। यही आपका इक्वेशन हो गया फॉर क्लोज सिस्टम वर्क। ओके, दिस इज द generalized equation for closed system work। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्लोज सिस्टम वर्क के लिए वो वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पीडीवी का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्लोज सिस्टम में वर्क निकालेंगे डिफरेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो W इज इक्वल टू पीडीवी का इंटीग्रेशन। ओके, अब यहां पर एक चीज और देखते हैं इसके आगे, अब उसी सिस्टम के स्टेट पॉइंट को यदि आप पीवी डायग्राम पर शो कीजिएगा, पीवी डायग्राम पे यदि आप शो करते हैं उसके स्टेट पॉइंट को, तो देखिए क्या प्रोसेस होगा, किस तरह का प्रोसेस होगा। मान लीजिए कि ये प्रोसेस मिला आपको, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये प्रोसेस आपको मिला 1 2, ठीक है। ओके, अब यहां से देखिए, अब इस प्रोसेस पे आप क्या कीजिए, 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट के बीच जो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, ये जो वॉल्यूम का चेंज है, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे कि सर ये डीवी है, चेंज इन वॉल्यूम डीवी। ओके, और इस दोनों पॉइंट के का जो प्रेशर होगा, सोचिए ऊपर में जो आपने दोनों पॉइंट लिया है, उस दोनों पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, काफी कम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट लगभग एक दूसरे के काफी नजदीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच प्रेशर का डिफरेंस काफी कम है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसे एक प्रेशर मान लेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस काफी कम है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये पी है, ये पी है। ओके, अब देखिए यहां पे, तो ये जो आपको सेक्शन मिल रहा है ये वाला, यानी इसका एरिया क्या होगा, अगर उस सेक्शन का यदि आप एरिया निकालेंगे तो उस एरिया को आप कैसे लिखेंगे, तो P इंटू डी वी लिखेंगे, P इंटू डी वी मिल गया उसका एरिया। ओके, लेकिन ये जो एरिया निकला है तो वो आपने क्या किया है, कोई भी 2 पॉइंट आपने एज्यूम किया, बट हमें तो पूरा प्रोसेस का देखना है ना, तो पूरे प्रोसेस के लिए क्या होगा ये देखिए, तो पूरे प्रोसेस को जब आप वॉल्यूम एक्सिस पे इस तरह प्रोजेक्ट कीजिएगा, और तब हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, तो ये पूरा एरिया आपको कब मिलेगा, आप खुद सोचिए, ये पूरा एरिया कब मिलेगा आपको, तो जब इस स्मॉल एरिया को, ये जो एरिया आप निकाले हैं पीडीवी, ये तो स्मॉल एरिया है ना जी,
तो इस स्मॉल एरिया को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे इस दोनों पॉइंट के बीच में, 1 और 2 पॉइंट के बीच में, यदि इस एरिया को आप इंटीग्रेट कर देते हैं तब तो आपको पूरा एरिया निकल जाएगा, ना जी, पूरा एरिया। तो पूरा एरिया निकालने के लिए एरिया ए इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, डीए का इंटीग्रेशन। तो ए इज इक्वल टू डीए का वैल्यू क्या है जी, पीडीवी। तो पीडीवी का इंटीग्रेशन मिल गया हमें, यानी ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया आपको मिल गया पीडीवी का इंटीग्रेशन। अब आप थोड़ा सा सोचिए यहां पे, अभी अभी आपने देखा कि क्लोज सिस्टम वर्क का इक्वेशन क्या था, तो वो इक्वेशन था W इज इक्वल टू पी डी वी का इंटीग्रेशन। और यहां पर आप देख रहे हैं कि एरिया का भी वही आ गया है, सेम इक्वेशन आ गया है। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, सो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया। तो वर्क इज इक्वल टू एरिया। अब किसका एरिया, कौन सा एरिया, ये समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए माय फ्रेंड, किसी भी प्रोसेस या कोई भी कर्व दिया हुआ है डायग्राम पर, कोई भी कर्व है, तो उस कर्व को जब हम लोग वॉल्यूम एक्सेस पर प्रोजेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए, पीवी डायग्राम पर कोई भी कर्व दिया हुआ है, यदि उस कर्व को आप वॉल्यूम एक्सेस पर प्रोजेक्ट कीजिएगा तो उस कर्व के नीचे का जितना एरिया होगा, उस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया होगा, यदि आप वो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही एरिया क्लोज सिस्टम वर्क हो जाएगा। यानी आपको वर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उस कर्व के नीचे का एरिया वॉल्यूम एक्सिस तक जितना एरिया उसके अंदर आ रहा है उस एरिया का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका वर्क कहलाएगा। ओके, तो यहां पे कंक्लूजन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व एरिया अंडर द कर्व when projected on volume axis, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं पीवी डायग्राम, ठीक है, पीवी डायग्राम होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सेस will give closed system work। आपको क्लोज सिस्टम वर्क दे देगा। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। आगे आप जितना भी, यहां से काफी न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, अगर पीवी डायग्राम पे कोई भी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और वो क्लोज सिस्टम वहां पर है और आपसे वर्क पूछा जा रहा है, तो कुछ मत कीजिए, उस कर्व के नीचे का जो एरिया होगा ना, वो एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपको वर्क देगा। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, चलिए। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, वर्क के ही बारे में, बट एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे वर्क ट्रांसफर का, ठीक है। तो देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पे, पीवी डायग्राम।
एक ये प्रोसेस हो गया, और एक और प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। दिस स्टेट पॉइंट इज 1 और ये स्टेट पॉइंट आपका 2 हो गया। देखिए ये प्रोसेस ए है, दिस इज प्रोसेस ए, नाम दे दीजिए आप कुछ, और ये प्रोसेस आपका बी है, ठीक है। दो प्रोसेस है, ये साइकिल नहीं है, ठीक है। ये साइकिल नहीं है, साइकिल के लिए मैंने आपको बताया था कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, तो इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम नहीं है, ये दोनों प्रोसेस है, ठीक है। और इस दोनों प्रोसेस का एंड पॉइंट सेम है, बस आप ये बोल सकते हैं कि सर इस दोनों प्रोसेस का एंड पॉइंट सेम है। अब यहां से देखिए, अब इस दोनों प्रोसेस में हम लोग को देखना है कि वर्क कितना होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पीवी डायग्राम पे किसी भी कर्व के नीचे का एरिया, मतलब वॉल्यूम एक्सिस पे जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो जो एरिया होगा वही क्लोज सिस्टम वर्क होगा। तो चलिए एक एक करके दोनों प्रोसेस में कितना वर्क मिल रहा है ये हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ए प्रोसेस का देखेंगे। तो क्या कीजिए, इस 1A2 प्रोसेस को, दो प्रोसेस है ना जी, एक तो हो गया आपका 1A2, एक हो गया आपका 1B2, ये दोनों आपका प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1A2। तो क्या करेंगे जी, तो उस कर्व को 1A2 कर्व को हम लोग वॉल्यूम एक्सेस पे प्रोजेक्ट करेंगे। कर दीजिए प्रोजेक्ट, ध्यान से देखिए काफी आसान चीज है। प्रोजेक्ट कर दिए, फिर प्रोजेक्ट करने के बाद जो उसके नीचे का एरिया आपको मिल रहा है, ये जो पूरा एरिया है जी, यही एरिया आपको क्या देगा, यही एरिया आपका क्या है, WA, यानी वर्क इन प्रोसेस ए, यही है ना जी। यही जो एरिया होगा ये एरिया किसके बराबर होगा, तो उस ए प्रोसेस में जितना वर्क होगा उसके बराबर होगा। ये चलिए मालूम हो गया। अब हम लोग बी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए बी प्रोसेस, तो 1B2 प्रोसेस के लिए एंड पॉइंट तो वही है, 1 और 2 आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। 1 और 2 क्या है, एंड पॉइंट है। तो इसके लिए एरिया कौन सा होगा जी, तो आप बोलेंगे सर ये वाला एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा। बस देखिए अच्छे से, ये वाला पूरा एरिया होगा, होगा कि नहीं। 1B2 प्रोसेस या सिंपली बी प्रोसेस के नीचे का एरिया कितना है, इतना एरिया है जो मैंने कलर किया है। तो ये पूरा एरिया को आप क्या लिखेंगे, वर्क इन द प्रोसेस बी लिखेंगे। ए प्रोसेस में कितना वर्क मिलेगा, तो आप देख रहे हैं ए प्रोसेस के नीचे का जो एरिया है। बी प्रोसेस में कितना वर्क मिलेगा, तो बी प्रोसेस के जो नीचे का एरिया है उतना वर्क मिलेगा। अब आप खुद बताइए क्या ये दोनों वर्क सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। WA जो वर्क है वो सिर्फ ए के नीचे का एरिया है और ये एरिया कम है, ठीक है। लेकिन WB क्या है जी, वो आपका 1B2 प्रोसेस के नीचे का एरिया है जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो WB ज्यादा होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एरिया अंडर 1B2 is greater than area under 1A2. So area under 1B2 that means ये क्या है जी, WB। एरिया अंडर 1A2 ये क्या है, WA। तो आप क्या देख रहे हैं, WB ग्रेटर देन WA, यानी बी प्रोसेस में जो वर्क मिलेगा वो ए प्रोसेस के वर्क से ज्यादा होगा। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा सोचना है आपको, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। मैंने आपको दो प्रोसेस लेके दिखाया, दोनों प्रोसेस का एंड पॉइंट सेम है, दोनों का देखिए एंड पॉइंट सेम है।
लेकिन फिर भी दोनों प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर डिफरेंट डिफरेंट आ गया, सेम नहीं आया। इसका मतलब ये पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वर्क ट्रांसफर पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। यदि वर्क ट्रांसफर पॉइंट पर डिपेंड करता तो इस दोनों प्रोसेस का एंड पॉइंट सेम है, तो वर्क ट्रांसफर भी सेम होना चाहिए था, जैसा हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा था, याद होगा आपको। प्रॉपर्टी पॉइंट पर डिपेंड करता है, दोनों एंड पॉइंट पर डिपेंड किया था, एंड पॉइंट सेम था तो प्रॉपर्टी भी सेम आ गया था। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि वर्क ट्रांसफर डिफरेंट डिफरेंट है जबकि एंड पॉइंट सेम है। तो इसका साफ कंक्लूजन ये है कि वर्क ट्रांसफर पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। सो वर्क ट्रांसफर इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन, वर्क ट्रांसफर पॉइंट फंक्शन नहीं होता है। फिर सुनिए, जब ये पॉइंट फंक्शन है ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करता है। बट ये तो पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो वर्क ट्रांसफर इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन या इज नॉट ए प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है? ओके। तो वर्क ट्रांसफर किस पर डिपेंड करता है? तो वर्क ट्रांसफर माय डियर पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर, ठीक है, प्रोसेस पर डिपेंड करता है, ये एंड पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। दिस डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ फंक्शन हुआ, वर्क ट्रांसफर को हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। यहां पर देखिए दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ है और दोनों पाथ के लिए वर्क ट्रांसफर अलग अलग आ गया, इसका मतलब ये पाथ पर डिपेंड करता है। सो वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। ओके, फिर देखिए प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, मैंने आपको 3 पॉइंट बताया था वहां पे, ठीक है। प्रॉपर्टी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पर डिपेंड करता है, पॉइंट फंक्शन होता है। सो प्रॉपर्टी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब वर्क तो पॉइंट फंक्शन है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं, तो वर्क को हम लोग क्या कहेंगे? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, तो चलिए यही सभी सेंटेंस मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा रहे। देखिए, दो द एंड पॉइंट्स आर सेम, वर्क ट्रांसफर इज नॉट सेम। यद्यपि एंड पॉइंट सेम है बट वर्क ट्रांसफर सेम नहीं है, इज नॉट सेम। ऐसा क्यों हुआ? तो बिकॉज एरिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पाथ के लिए एरिया डिफरेंट हो गया। सो वर्क ट्रांसफर इज नॉट प्रॉपर्टी। वर्क ट्रांसफर इज नॉट ए प्रॉपर्टी। It does not depend on points. Depend on points. तो वर्क ट्रांसफर क्या है जी? वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, इज ए पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन हम लोग क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पाथ, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। अब इट डिपेंड्स ऑन पाथ का मतलब क्या है? इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ। डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, इसीलिए
ये पाथ पर डिपेंड करता है। ओके, तो वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन हो गया। फिर यहां पर देखिए, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन तो है नहीं। अगर पॉइंट फंक्शन होता तब हम लोग कहते कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बट ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, तो वर्क ट्रांसफर को हम लोग इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। वर्क ट्रांसफर इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब यहां पर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब समझिए। क्योंकि वर्क ट्रांसफर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए हम लोग वर्क ट्रांसफर को कैसे लिखते हैं, डी डब्ल्यू लिख के डी को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। यही कारण है, ठीक है। क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ये तरीका है। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसमें हम कट नहीं करेंगे डी में, लेकिन यदि कोई भी फंक्शन यदि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसमें हम लोग डी को क्रॉस करके लिखेंगे, काट के लिखेंगे, या आप सिंपली डेल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था, जहां पे मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि प्रॉपर्टी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, वहीं पे मैंने आपको ये चीज समझाया था। यहां पर फिर देख लीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब मैं दोनों फिर से समझा दे रहा हूं। याद कीजिए वहां पे चेंज इन वॉल्यूम डी वी, ठीक है। और इसे यदि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2, तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं V2 माइनस V1, मतलब वॉल्यूम का वैल्यू एट पॉइंट 2 माइनस वॉल्यूम का वैल्यू एट पॉइंट 1। तो चूंकि हम इस तरह लिख रहे हैं, इसीलिए इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे। अगर किसी फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट से रिलेट करके, तो वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। लेकिन क्या वर्क ट्रांसफर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? क्या आप डी डब्ल्यू को जब इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2, तो क्या आप इसे W2 माइनस W1 लिख सकते हैं जी? बिल्कुल नहीं। वर्क का वैल्यू 2 पॉइंट पर माइनस वर्क का वैल्यू 1 पॉइंट पर, वर्क का वैल्यू किसी पॉइंट पर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसी पॉइंट पर वर्क का वैल्यू क्या होगा जी? कुछ तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा माय डियर। और जब आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, तो क्या होगा? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इसे आप कैसे लिखेंगे? तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं W12। W12 इसका क्या मतलब है कि 1 से 2 प्रोसेस में, 1 से 2 प्रोसेस के दौरान, 1-2 प्रोसेस के दौरान जितना वर्क मिलेगा, मतलब प्रोसेस में जितना वर्क मिलेगा, आपको प्रोसेस में वर्क मिलेगा। जब प्रोसेस चल रहा है, हो रहा है प्रोसेस, तो उस प्रोसेस के बीच में ही आपको वर्क मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट पे आपको वर्क मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्लोज सिस्टम वर्क का फॉर्मूला आपने देखा है, जो इक्वेशन आपने देखा है, उस इक्वेशन को आप कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज से, इस टॉपिक से आपका लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आईईएस एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है, एसएससी जेई में भी पूछा गया हुआ है, गेट में भी पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप देखिए। कंडीशंस फॉर अप्लाइंग W इज इक्वल टू
पीडीवी का इंटीग्रेशन, इस इक्वेशन को अप्लाई करने का क्या क्या कंडीशन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। या आपको किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखिए, ये इक्वेशन लिख देगा और आपसे ये पूछेगा कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट देखिए क्या है, ये तो आप जानते हैं द सिस्टम मस्ट बी क्लोज सिस्टम। पहला कंडीशन क्या है कि ये क्लोज सिस्टम के लिए है, द सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है देखिए, ये इक्वेशन हम लोग कहां पर यूज करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क कब मिलेगा, जब सिस्टम में कुछ भी हो रहा है तो उसका इफेक्ट सिस्टम के बाहर दिखना चाहिए, एक्सटर्नल टू द सिस्टम दिखना चाहिए। इसका मतलब वर्क बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। यदि वर्क बाउंड्री को क्रॉस कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क हो रहा है, यदि वर्क बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया तो कोई भी वर्क नहीं होता है वहां पे। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। अब यहां से देखिए, आप देखे होंगे, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है, और आपसे वर्क निकालने बोला जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और वर्क वहां पर जीरो होगा, क्योंकि वहां पर उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि यहां पर सिस्टम के बाहर कुछ भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो वर्क तो यहां पर जीरो होगा, तो फिर हम लोग उसे सॉल्व क्यों करेंगे। तो बहुत सा ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बता दिए आप, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये कैसे वैलिड होगा, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, वैलिड ओनली फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, कि आखिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड क्यों होता है, ठीक है, मैं इसको क्लियर करूंगा अभी। तो माय डियर यही तीन कंडीशन है, ठीक है, यही तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब आप इस इक्वेशन का को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये इक्वेशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड क्यों होता है, चलिए देखते हैं। देखिए एक पीवी डायग्राम में ले रहा हूं, एक पीवी डायग्राम ले लीजिए, ओके, यहां पर एक प्रोसेस ले लीजिए, वन टू, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो पहले हम लोग 1 से 2 में देखेंगे, 1 से 2 में, ओके। तो 1 से 2 में देखिए W12 क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर P इंटू डी वी, 1 से 2 तक जाएगा जी, दैट मीन्स V1 से V2 जाएगा, जाएगा ना, V1 से V2, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज कर रहा है यहां पर, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए कि ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं वहां पर और वो 25 आ रहा है, मान लीजिए लेफ्ट, ओके ओके। अब यहां से देखिए, फिर आप W21 निकालिए, W21 मतलब चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो यदि यहां पे 2 से 1 प्रोसेस जाए, 2 से वापस 1 जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वर्क कैसे निकालेंगे, तो
फॉर्मूला तो सेम रहेगा पी डीवी। अब लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, V2 से V1 जाएगा, क्योंकि V2 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, V1 क्या हो जाएगा अब फाइनल वॉल्यूम, V2 से V1 जाएगा। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना निकलेगा, सोचिए, आपको सोचना है यहां पर, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाले में देखिए, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, P इंटू V2 माइनस V1 लिख सकते हैं जी। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यदि प्रेशर वहां पे आपको दिया हुआ है तो यहां पर कैसे लिखेंगे, P इंटू V1 माइनस V2 लिखेंगे, लिखेंगे ना जी, P इंटू V1 माइनस V2। अब यहां से देखिए, तो ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। V1 का वैल्यू यहां पे कुछ दिया रहेगा जी, ये प्रोसेस, या इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये वाला इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए होता है ना, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने जो ये प्रोसेस लिया है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं है। वो प्रोसेस आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबैटिक भी हो सकता है, पॉलीट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, तो इस तरह हम लोग नहीं लिखेंगे। तो बस यहां पर आप ये समझ लीजिए कि यहां पर इस दोनों में चेंज क्या हो रहा है, बस आप इस तरह समझिए, इस दोनों में चेंज क्या हो रहा है। ओके, तो आप देखेंगे कि सर सिर्फ वॉल्यूम का लिमिट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यानी यहां पर सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होगा, होगा कि नहीं। एक बार लिमिट V1 से V2 है और एक बार लिमिट V2 से V1 है, तो सिर्फ साइन का अंतर होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा जी, -25 आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब है सर कि W12 और W21 दोनों सेम होगा, W12 और W21 दोनों सेम होगा। अब सेम होने का क्या मतलब है, वर्क किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर, यानी दोनों ही प्रोसेस 1 से 2 या 2 से 1 के लिए दोनों ही प्रोसेस का एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। मतलब एरिया अंडर 1 2 को आप क्या लिखेंगे, एरिया अंडर 2 1 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं जी। ध्यान से सुनिए, पहले हम लोगों ने क्या किया, W12 निकाल लिया, तो मान लिया हम लोगों ने 25 आया, फिर W21 हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने ये सोच लिया कि इसको आप रिवर्स कर दो। यदि आप रिवर्स करने के बारे में नहीं सोच रहे तो ठीक है, आप W21 निकाल लीजिए, ये सोच के कि 2 से 1 जो प्रोसेस जा रहा है वो दूसरे पाथ पे जा रहा है, आप ये सोच लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि ये 2 से 1 प्रोसेस ये जा रहा है, ये वाला, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बस वॉल्यूम का लिमिट क्या है, तो चेंज हो जाएगा V2 से V1, तो यहां पर सिर्फ लिमिट चेंज हो रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा -25। तो इस दोनों को देख के आप क्या बोलेंगे कि सर वर्क दोनों सेम आ गया। अब वर्क सेम आया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाला तो होगा नहीं, सोचिए, वर्क सेम आ गया है, इसका मतलब ये प्रोसेस तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर, यानी दोनों ही प्रोसेस का एरिया, दोनों ही प्रोसेस के नीचे का जो एरिया होगा, एरिया सेम होगा। तो जो मैंने आपको डॉटेड लाइन में प्रोसेस दिखा है वो प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है, तब कौन सा प्रोसेस पॉसिबल होगा, यानी उसी 1 2 प्रोसेस पे रिवर्स में जाएंगे, 2 से 1 तक जाएंगे रिवर्स में, इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं जी, इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही ये फॉर्मूला W = PdV वैलिड होता है, आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोज सिस्टम वर्क का जो फॉर्मूला है W = PdV का इंटीग्रेशन, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। ओके, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। ओके माय फ्रेंड, तो देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्लोज सिस्टम वर्क
डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या होगा। हम लोग 5 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, ये सभी 5 प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सभी पांचों प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये सभी हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी न्यू हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, वो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो आज के लिए माय डियर बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।